नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीटेट आपका जो जुलाई 2019 में पेपर पूछा गया था, उस पेपर का यहाँ पे हम सॉल्व पेपर करेंगे, क्योंकि आपको पता है सीटेट में प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो हम प्रश्न करेंगे वो प्राइमरी लेवल के प्रश्न करेंगे, क्लास फर्स्ट क्लास से लेके आपका 5th क्लास तक के हम जो आपका प्राइमरी लेवल का पूछा जाता है। इसमें आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसे हम सीडीपी के नाम से शॉर्ट रूप में क्या जानते हैं, सीडीपी जानते हैं, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। तो चलिए, इसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट में देखते हैं 3 से 4 वर्ष पुराने जो पूछे गए प्रश्न वो रिपीट होते हैं। 3 से 4 वर्ष जो पुराने प्रश्न है वो ज्यादातर 20 या 25% जो है प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कर रहे हैं। और जैसे एग्जाम का डेट आता है, फिक्स हो जाता है, एग्जाम डेट आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि आप लोग सीटेट एग्जाम को फतेह कर पाए, क्वालिफिकेशन कर पाए और अपने शिक्षक बनने का जो सपना है वो साकार कर पाए। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ ये प्रश्न को, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए कि किस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। अगर हमें उत्तर नहीं पता तो फिर भी हम ऑप्शन को देख के कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार रहिएगा। पहला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन दिया गया है। मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। चारों ऑप्शंस आपको देख रहे होंगे, चारों ऑप्शंस लग रहा है बिल्कुल चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि एवेल्युएशन जो मूल्यांकन शब्द है ना दोस्तों, ये टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके 2-3 प्रश्न आना ही है। अब किस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाए, ये आपको अभी से प्रिपेयर रहना और तैयार रहना। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। 5 सेकंड सभी को हम समय देंगे, हर क्वेश्चन पे समय देंगे, क्योंकि यह प्रीवियस प्रश्न है और प्रैक्टिस सेट पे कम समय देंगे। अभी आपको समय दे रहे हैं ज्यादातर, तो आपको समय लेना है अभी, और अभी समय ले लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए हम बहुत ही कम समय देने वाले हैं। तो मूल्यांकन क्या होगा, देखिए केवल नंबर तो केवल तो निगेटिव हो जाएगा, जहां जहां केवल देखिएगा पेडागोजी में निगेटिव माना जाएगा, इतना ध्यान रखना है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना, तो अलग ले रहे हैं, ये भी निगेटिव हो गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। 2 हमारे बचते हैं, दूसरा या चौथा, इनमें से कौन सा होगा सभी लोग बताइए। तो क्या होना चाहिए सभी लोग बताइए। मूल्यांकन जो एवेल्यूएशन क्या होता है भाई, हम किस मूल्यांकन क्यों करते हैं, जब हम आप पढ़ते हैं उसका पढ़ने के साथ बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग जो है एक कितना सीख पाए हैं, क्या क्या चीजें सीख पाए, इन चीजों का पता लग पाए। भाई शिक्षक को कैसे पता लगेगा, हमें कहीं ना कहीं एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या एक भाग होना चाहिए। इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है, तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। तो डी ऑप्शन, जिन्होंने 4th ऑप्शन सही किया, बिल्कुल आप लोगों का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। इसी तरह सारे प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए अब देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया के या अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। चारों ऑप्शंस आपके बेहतरीन दिए गए हैं कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो होता है, जो हम सीखते हैं, वह अधिगम कैसा होना चाहिए। सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, मैं सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूं। देखते हैं कौन कौन से आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। चलिए आंसर सही करिए, फटाफट अंदाज में आंसर सही करना सभी लोगों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम होता है, वह अधिगम जो होता है वह आपका किस प्रकार से होता है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है,
एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो इन चीजों को आप सभी लोगों को फोकस करना थोड़ा सा, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। सभी लोग प्रश्न देखने के बाद ही सभी लोगों को फीडबैक करना है। देखिए दिया गया प्रश्न, जब शिक्षक को शिक्षार्थी बालक बालिकाएं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। अब सभी लोग बताइएगा। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, अब आप खुद बताइए, यहां पे आपको खुद ये बताना है कि जब शिक्षक को बालक बालिका और उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक, सकारात्मक कैसा शब्द है पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। यहां से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। सकारात्मक शब्द से आपका उत्तर क्लियर हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए सकारात्मक एक पॉजिटिव है। अब देखिए उत्साह भंग हो जाना तो ये आपको निगेटिव हो जाएगा, किसी भी प्रभावित नहीं होते ये भी निगेटिव हो गया, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित ये पॉजिटिव हो जाएगा, निश्चिंत हो जाते तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पे, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा कि विद्यार्थी बालक बालिका उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो शब्दों को हमें समझना है और फीडबैक करना। आइए चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा कि बच्चों की जो गलतियां होती हैं वह अधिगम के एक भाग हैं तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं, शिक्षण निगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, या बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। अब आप शिक्षक बंधु हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो आप खुद सोचिए अगर आपकी कक्षा में अगर बच्चे विद्यार्थी बालक बालिकाएं गलती कर रहे हैं तो अधिगम का एक भाग, गलतियां क्या अधिगम की एक भाग होती हैं, उनके विचार में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। क्या बच्चे जब गलती करते हैं तो शिक्षण निगम प्रक्रिया में महत्वहीन है? तो गलतियां क्या महत्वहीन हो सकती? बिल्कुल नहीं। बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, तो लापरवाह निगेटिव हो गया। इसके बाद चलिए, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, बार बार अभ्यास करने के लिए तुरंत सुधार देना चाहिए। अब दो ऑप्शन बचते हैं, पहला और चौथा। अब आप खुद अपने दिमाग में जोड़ डालिए कि बच्चों की गलतियां इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग बताइए। मैंने दो ऑप्शन आपको निगेटिव बता दिया है, अब बचते हैं दो ऑप्शन। दो ऑप्शन को देखकर सभी लोग बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो क्या हो जाएगा, बच्चे की जो गलतियां होती है वह अधिगम का एक भाग होती है। अधिगम का एक भाग जहां पर जिस भी ऑप्शन में दिया रहे उसको हम सही कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों बालक बालिका की स्वपहल व प्रयास शामिल है, स्वपहल एवं विकास शामिल है, तो निम्न में से उसका जो है क्या दिया गया है, निम्न में से उसका किसका उदाहरण होगा। ये आपका बता रहा है कि ये उदाहरण किसका हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी बालक बालिका स्वपहल, यहाँ पे आंसर क्लियर हो जाएगा आपका। अगर किसी भी बालक बालिका के स्वपहल का जिक्र होता है, क्या यहाँ पे जिक्र होगा, स्वपहल का जिक्र हो रहा है, तो स्वपहल व प्रयास अगर शामिल होता है तो इनमें से किसका उदाहरण हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर व्यक्तित्व विधि या निगमनात्मक विधि। ये चारों विधियां ऐसी हैं, इन विधियों से आपके एग्जाम में दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो 2 प्रश्न क्लियर करना है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का समझना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए, उत्तर देने के लिए? चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी बालक बालिका स्वपहल व प्रयास शामिल होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जब बच्चों में स्वपहल और प्रयास शामिल होते हैं तो क्या जिक्र हो जाना चाहिए? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर स्वपहल मतलब स्वयं अगर आप पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह अधिगमकर्ता यानी कि सीखने पर केंद्रित होता है। भाई अधिगमकर्ता कौन कहलाएगा? अधिगमकर्ता वही कहलाएगा जो सीख रहा है। तो कौन सीख रहा है? यहाँ पे स्वपहल विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, तो अधिगमकर्ता केंद्रित पर होना चाहिए। यानी वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की अगर बालक बालिका स्वपहल और प्रयास शामिल होता है तो इनमें से यह अधिगमकर्ता की केंद्रित विधि का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि अधिगमकर्ता के केंद्रित विधि का उदाहरण यही होता है कि इसमें बच्चे जो होते हैं स्वपहल करते हैं, खुद करते हैं और प्रयास करते हैं करने के लिए। तो स्वपहल और प्रयास अगर आता है तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि अपने दिमाग में बैठा लेना है, नोट कर लेना है। आइए साथियों बढ़ते हैं आपके लाजवाब अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग प्रश्न देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से? चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत की ओर दर्शाती है? नीचे स्थितियां लिखी हुई हैं कि जो विद्यार्थी बालिका बालिका अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। अनुमानसिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, अनुमानसिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान और संवेग अलग है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित है। अब आप इसमें देखेंगे सभी में नहीं है, ये थोड़ा ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी, हाँ नहीं वाला ट्रिक यहाँ पे आप लोगों के काम नहीं करेगी। तब फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तब फिर आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, जो चीज हम बताने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि C-TET की मैं बात करता हूं तो आप सभी लोग जान लीजिए कि जब विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हो और महसूस करता है कि पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं कर पा रहा है, वह हतोत्साहित महसूस करता है। ये शब्द हमें बता रहा है हतोत्साहित महसूस करता है, मतलब कहीं ना कहीं संज्ञान और संवेग इसमें अलग नहीं। क्या कह रहा है इसमें? संज्ञान और संवेग इसमें अलग नहीं है। इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी को दिख पा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? अब आप खुद सोचिए, आप में से कोई सी अध्यापक अध्यापिका बनी है, आपकी नियुक्त होती है, आप शिक्षक बनते हैं, तो शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से, अगर बच्चों क्या करना, प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में, समस्या समाधान करने में सक्षम बनाना है। यानी बालक बच्चा खुद अपनी समस्या को समाधान कर रहे। शिक्षक का क्या करना है कि बालक जो बच्चे हैं खुद अपनी समस्या का समाधान कर ले। तो किस लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देना, तो कंठस्थीकरण नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने, बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों को उत्तर को अभ्यास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना। अब हमें क्या यहाँ पे दिया गया टॉपिक है, समस्या का समाधान करना है। समस्या का समाधान करने के लिए अगर बच्चों को हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना हो, तब आप क्या करेंगे? अब बच्चों को प्रोत्साहित करना है तो आप सभी लोग जानते हैं क्या करना होगा। कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं बच्चों को प्रोत्साहित करना हो तो हमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है एक चीज, और वह चीज आपकी होती है कि बच्चों के समस्या के बारे में
सहजानुभूत अनुमान लगाना और वह विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी अपने बच्चों को क्या है, कोई भी समस्या है तो बच्चे खुद अपने सहज अनुमान से, मतलब अपने खुद के मन से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से अनुमान लगाने के लिए और वह विकल्पों को देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बोलिए कि आप खुद देखिए और इसमें देखकर हमें बताइए कौन सा आंसर होगा, खुद दिमाग में सर्च कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और जीन प्याजे जी का जिक्र हुआ है तो आप सभी लोग जानते हैं जीन प्याजे जी से प्रश्न आए एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता। जीन प्याजे जी के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो जीन प्याजे जी के सिद्धांत के अनुसार बताना है, प्रमुख प्रस्ताव यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी लोग बताइएगा। जीन प्याजे जी के अनुसार प्रस्ताव बताना है, क्या प्रस्ताव दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा गया है और इस लाजवाब प्रश्न का सभी लोगों को आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए जीन प्याजे जी का प्रमुख प्रस्ताव यह था कि बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से कैसी होती है, भिन्न होती है। क्या होती है, वयस्कों से भिन्न होती है, ये अंडरलाइन हमें नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए फटाफट अंदाज में हम सभी आंसर करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रश्न पर, कि किसी भी प्रश्न पर आप लोगों को दिक्कत आ जाए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, प्रश्न हमारा जेंडर और लिंग भेद, इससे एक टॉपिक से प्रश्न रखा हुआ है। सभी लोग समझिए जेंडर लिंग भेद से प्रश्न आएगा। ये पाएगा कि जेंडर क्या है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, क्या जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, जेंडर जैविक निर्धारण है या मनोवैज्ञानिक सत्ता है। राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं और जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, आप सभी शिक्षक बंधुओं को प्रणाम और नमस्कार करते हैं, सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम साथियों, क्योंकि ये आपका परिवार है, आपका अपना टीटी फैमिली है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जेंडर की जब भी बात करते हैं तो जेंडर हमारे समाज में बनाया गया ना, कि महिला पुरुष, कौन बनाया भैया, एक सामाजिक संरचना है। क्या है एक जेंडर, एक कैसी हो जाएगी, जेंडर एक आपकी सामाजिक संरचना हो जाएगी। और आपको पता है 20 से 25 प्रश्न जो है क्वेश्चन रिपीट होना है, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी को समझना भी है, ऐसा नहीं कि समझना नहीं, सभी को ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए आप लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है किसी को नहीं पता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करता है। उसे व्यापक आयाम होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे व्यापक आयाम, ठीक है ना। तो इनमें से सभी लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से विकास जो है व्यापक आयाम की अगर मैं बात करूं तो व्यापक आयाम की सही पहचान करता है। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक की बात कर रहा हूं, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व की बात कर रहे हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक की बात कर रहे हैं, संवेगात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक एवं स्व की बात करें। ये कई बार आपके सीटेट में आया हुआ है, रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए सभी को ध्यानपूर्वक समझना है इस प्रश्न को और जवाब देना है। तो व्यापक आयाम का अगर जिक्र होता है आपके एग्जाम में, आपके प्रश्न में कि व्यापक आयाम क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि व्यापक आयाम की अगर मैं बात करता हूं तो व्यापक आयाम में, क्योंकि विकास का व्यापक आयाम, किसका व्यापक आयाम है, विकास के व्यापक आयाम का सही पहचान है कि सबसे पहले शारीरिक होता है, इसके बाद संज्ञानात्मक होता है, सामाजिक, फिर संवेगात्मक होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन जो दिया गया है वैसे ही हो जाएगा। तो नो डाउट किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग समझ गए। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे प्रश्न हमारा दिया गया है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है। बुद्धि के बारे में कथन दिया गया है, कथन यह कह रहा कि बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां,
जैसे स्मरण एवं तर्क शक्ति शामिल होती है। बहुबुद्ध आयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ये किसी का स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से। स्थायी परिवर्तन आपने, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आपने सुना होगा, देखा होगा। ये क्या किसी न किसी मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है। अब किसका स्टेटमेंट अगर आपको पता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। चलिए आइए जानते राइट आंसर। अब देखिए सही का जिक्र कर रहा हूं। देखिए सभी लोग जानते हैं कि जो बुद्धि होती है वह किस प्रकार की होती है। आपने पढ़ा होगा कि बुद्धि किस प्रकार होती है, तो आपने पढ़ा होगा बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो बुद्धि क्या होगी, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का? सभी लोग बताइएगा। बुद्धि एक बहुआयामी है। अगर बुद्धि बहुआयामी का शब्द आता है तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही कर लेना सभी लोगों को। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। सभी लोगों को कमेंट करना, आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम कौन कहलाएगा? सरकार, मीडिया, परिवार, विद्यालय। और बता देता हूं समाजीकरण का माध्यम जरूर पूछा जाएगा। प्राथमिक पूछा जाएगा या आपका द्वितीयक पूछा जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? देखिए परिवार कहीं ना कहीं बच्चा पहले, सबसे पहले बच्चे के संपर्क में परिवार आता है, परिवार और आस पड़ोस, ठीक है ना। तो परिवार होता है समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में, समाजीकरण की प्रक्रिया प्रथम कौन सी कहलाती है? जब बच्चा शुरुआती समय में जिनके माध्यम रहता है, जिनसे कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर परिवार, फैमिली हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है और सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना। राइट आंसर यहाँ पे चयन करते हैं कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा होता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक निष्क्रिय गतिविधि है, अनुबंधित गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है या व्यक्तिगत गतिविधि हो जाएगी? सभी लोग बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी गतिविधि आ जाएगी? लेव वाइगोस्की के अनुसार देखिए वाइगोस्की का संबंध किससे है भैया? हमें कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वाइगोस्की का संबंध किससे है? सामाजिक गतिविधि। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा होता है? जो हमारे समाज में गतिविधि होती है उसी को ही लेव वाइगोस्की का अधिगम माना गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग तैयार हैं अगले प्रश्न को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? अब देखिए यहाँ पे पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? ये मुझे लगता है द्वितीय अवस्था कहलाती है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी कहलाती मूर्त जो 7 से 11 होती है। चौथी होती 11 से 15 अमूर्त या औपचारिक, ये मूर्त हो जाएगी, ये अमूर्त हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी और इसके पहले संवेदी प्रेरक अवस्था होता है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो यहाँ पे 2 से 7 वर्ष का पूछा जा रहा है। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को क्या विशेषित करता है? विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणिकता, वर्तुल प्रतिक्रिया या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की बात करें। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को चयन करना है, कमेंट करना है और हमें फीडबैक करना है। चलिए भाई सभी लोग बताइएगा, फटाफट अंदाज बताइएगा, मैं कमेंट देख पा रहा हूँ सभी लोगों। तो कहीं ना कहीं देखिए पूर्व जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होते हैं, बच्चों की बातों को सुना जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। बच्चों की बातों क्या किया जाता है? सुना जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके विचारों को क्या मिलती है? अनुक्रमणिकता।
उनको विचारों क्या मिलेगी, अनुक्रमणीयता मिलेगी, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षम बनाती है, सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो आप ये बताइए, क्या बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो होती है उनकी प्रेरणा अधिगम क्षमता को निर्धारित करती है? क्योंकि हमें बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में देखना है। बच्चों की अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, तो दंडित करना निगेटिव हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। अब सभी बच्चे सक्षम तो नहीं हो सकते सीखने में, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे दिया गया है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुमानसिक या अनुमानसिकता द्वारा निर्धारित की जाती है। अब आप सभी लोग बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, और राइट आंसर बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। देखिए सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, एक बार हमें कमेंट करके बताइए आप लोग क्या जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। एक बार कमेंट करके हमें ये बताइए इस प्रश्न के बारे में आप क्या क्या आपको पता है डिटेल्स, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो राइट आंसर हमारा आ चुका है, आप लोगों का भी आ गया राइट आंसर। कौन सा राइट हो रहा है सभी लोग बताइए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, सीटेट के अलावा भी कई एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा गया है, इसलिए सभी को जवाब देना है कि बच्चे और उनको अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो सभी बच्चे होते हैं वह सीखने में स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, यही इसी को हमने क्या निगेटिव बताया था। लेकिन ये ध्यान दीजिए, अगर बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में देखें कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। सभी बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सीखना नहीं चाहते। अगर आप खुद मान लीजिए, अगर बच्चे सीखने पे अड़ जाए तो बच्चा सीख सकते हैं, बच्चा करने पे अड़ जाए तो बच्चा सीख सकते हैं, बच्चा हर एक बच्चा सीख सकता है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ऑप्शन सही होगा। हमने जो गलत तीसरे ऑप्शन को गलत माना था, लेकिन यही ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? सभी बच्चे सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए जिक्र किया गया, ये हमने ध्यान नहीं दिया। सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम भी होते हैं। बस कुछ लोग तो कुछ बच्चे मटर गश्ती करते हैं, और मटर गश्ती के कारण वो लोग फिर उन चीजों को है सही तरीके से हो नहीं पाता हम लोग, ठीक है ना। चलिए और आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है सभी लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट करना, फीडबैक करना। प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। जब कोई प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें बच्चों की किस प्रकार से आप देखेंगे? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, या निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में देखें। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पे, और 4 में से कौन सा सही होगा सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। चलिए सभी लोग बताइए। देखिए प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रगतिशील है, प्रगति शब्द किसको डिनोट करता है? सक्रियता को डिनोट करता है। ना तो निष्क्रिय करेगा, ना ही छोटे करेगा, ना ही खाली करेगा। प्रगति शब्द किसको डिनोट करेगा? सक्रियता को करेगा, क्योंकि जब आपकी सक्रियता होगी तभी प्रगति कर पाएंगे। तो प्रगति करना है तो सक्रियता की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सक्रियता जो ऑप्शन दिया गया कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है, तो बच्चों को जो है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर दिया गया है वो सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती, क्या करती है? वयस्कता के संक्रमण को जो आपकी पहल करती है उसे जो है तब उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे सभी लोग बताइए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वयस्कता हम किसे बोलते हैं?
पहले जानना जरूरी है। कहते हैं मनुष्य वयस्क हो गया है। वोट डालने के बाद मनुष्य क्या होता है, वयस्क हो सकता है। अगर वोट डालने का अधिकार है मतलब वह व्यक्ति वयस्क तो या वयस्कता या वयस्क हो चुका है। तो वयस्कता मतलब किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, तो किशोरावस्था ही होगा ना, बच्चे किशोरावस्था में अवस्था होगा क्या कि पूर्व क्रियात्मक अवधि में तो हो नहीं सकता, ना ही बाल्यावस्था में हो सकता है, ना ही मध्य बाल्यावस्था में हो सकता है। तो किशोरावस्था ही राइट आंसर हो जाएगा, 12 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें उत्तर ना भी पता हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम उत्तर सटीक निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे क्या होते हैं। देखिए, जीन पियाजे जी के अनुसार जो बच्चे होते हैं वह ज्ञान के सक्रिय रूप में संचित करते हैं। ये लाइन हमें बताती है इसका आंसर सही है, क्योंकि कई बार पूछा है ज्ञान को सक्रिय रूप में संचित करना, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार का कौशल का प्रयोग करते हैं, क्या कौन करते हैं, बच्चे जैसे जैसे प्रयोग करते हैं तथा वह अन्वेषण करते हैं, इसलिए ज्ञान को सक्रिय रूप में संचित करना जीन पियाजे जी का यह कई बार पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है साथियों, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे किससे तक होता है। देखिए, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती, सभी में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, लेकिन अपरिष्कृत जो स्थूल होता है चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक का विकास क्यों होता है। क्रम कैसा होता है, पहले अपरिष्कृत होगा, स्थूल होगा, पहले स्थूल चालक के विकास से कैसा होता है, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास की होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका प्रश्न दिया गया है कि चालक विकास की दर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक के विकास का क्रम जो है किससे किससे तक होता है, तो चालक के विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब बड़ा, बड़ा से छोटे की ओर। ठीक है, ये आपका अपरिष्कृत हो जाएगा और ये परिष्कृत हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजों को समझना है, फीडबैक करना है। ये देखते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ जो है संबंधित करना क्या प्रदर्शित करेगा। देखिए, आप सभी लोग जानते समझते हैं, क्या जानते समझते हैं कि खिलौने जो होते हैं, पहनावे की जो वस्तुएं होती हैं, जो आपकी घरेलू सामग्री होते हैं, जो व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, कहीं ना कहीं यह आपके जेंडर सिद्धांत को न करेगा, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पहचान नहीं, ये जेंडर रूढ़वादिता को कर रहा है। जेंडर रूढ़वादिता इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उन्हें अस्वीकार, तो ये भी गलत हो गया। उसकी उपेक्षा करना, ये भी गलत हो गया। तो हमें क्या समझ में आया इस प्रश्न के, अस्वीकार एक निगेटिव शब्द है, उपेक्षा एक निगेटिव शब्द है, और ध्यान नहीं देना एक निगेटिव है। मतलब उन्हें शामिल कर उनका क्या संचय करना। संचय मतलब क्या होता है, इकट्ठा जोड़ना। तो एक प्रारंभिक कक्षा में, क्योंकि पहली कक्षा है और एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वह कैसे क्या उन्हें शामिल करें। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर कहीं से आता है तो अपने अनुभव लाता है, शेयर करता है, तो आप उन बच्चों को अनुभव शामिल करना है। ये आप में एक गुण होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पॉजिटिव लें। बच्चे जो बता रहा है कहीं किसी न किसी का उदाहरण ही बताएगा, कहीं न कहीं देखा होगा अपने सामने, इन्वायरमेंट में, घर परिवार रिलेटिव में, तभी वो बात कर पाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उनका संचय करना। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक भी आप लोगों को ही करना है।
एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। मतलब एक बच्चा तर्क कह रहा है कि हिंज को दवाई नहीं चोरी करनी चाहिए। तो हिंज मतलब दवाई किस लिए चोरी करता है? क्योंकि उसकी पत्नी की जान बचाना जरूरी था, इसलिए वह दवाई की चोरी करेगा। अगर वह चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, स्वाभाविक बात है, चोरी करने पे पुलिस पकड़ेगी, ठीक है, कानूनन अपराध है चोरी करना। इसी पर कोहलबर्ग कह रहा है कि कोहलबर्ग नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की बात करेंगे, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यंत्रीय उद्देश्य या सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास की बात करेंगे। सभी लोग बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप सभी लोगों को समझना है और हर एक क्वेश्चन का आप सभी लोगों को फीडबैक भी अच्छे तरीके से देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास हो जाएगा, जो आपके कोहलबर्ग का सिद्धांत है। तो जीन प्याजे जी हो गए, कोहलबर्ग का सिद्धांत हो गया, इनका पढ़ लेना है, ठीक है। और आने वाले क्लास में हम करेंगे इनको डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें समझना है और फीडबैक भी करना है। अगला प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? जो मौखिक संवाद होता है जो बच्चे अपने आप से करते हैं, मौखिक संवाद आप ग्रुप में कर सकते हैं, अपने साथी संगति के साथ अगर बच्चा करता है तो वह उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रिता या व्यक्तिगत। देखिए, बच्चे मौखिक संवाद आपसे करते हैं, अपने आप से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं ये हमें ध्यान देना है, बच्चे किससे कर रहे हैं? अपने आप से कर रहे हैं, मतलब व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा, ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं इसमें। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। सभी लोग तैयार हैं? अगला प्रश्न, खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के सामने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब कह रहा है कि किसकी विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में सामने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार हो। कौन कह रहा है? तो वह कह रहा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कहता है सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सभी लोग समान एक ही छत के नीचे सभी को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। ऐसा नहीं किसी को ऊपर दिया जाए किसी को नीचे, कि सबको बराबर शिक्षा देने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एक शिक्षक को क्या चाहिए? आपको सोचिए, आपकी नियुक्त होती, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और उनकी विविधताओं को अनदेखी कर रहे हैं। तो अनदेखी करना निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे एवं प्रेम भाव दे। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना की अधिकतम करे। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। अब बताइए आप लोग कौन सा? पहला तो निगेटिव हो गया सर्वप्रथम, क्योंकि यह तो अनदेखे की बात कर रहा है, तो ये तो निगेटिव हो गया आपका। अब बचते हैं और आप प्रश्न, तो इनको हम क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि अगर शिक्षक को, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है बच्चों को जो है संप्रेषित करना है और वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करें और इसके साथ साथ सम्मान करने के साथ साथ महत्व भी दें। जो हमारी कक्षा कक्ष में जो भी संस्कृतियां उनको सम्मान करें और उनको क्या करें, महत्व भी दें। उनको सम्मान करने के साथ क्या क्या करें, महत्व भी दें। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद और 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं और इस पेपर को हम आपका कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वकालत करता है? जो आपका आरटीई एक्ट है, आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है ये किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, मुख्यधारा,
एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा की बात करें? सभी लोग बताइए। हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम शिक्षक अधिकार अधिनियम की वकालत करता है समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों को कक्षा में प्रश्न जो है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, गलत हो जाएगा। पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। पूछने के लिए प्रेरित करना, हाँ बिल्कुल बात है। बच्चों को अक्सर कक्षा में जो है प्रश्न पूछने के लिए आपको क्या प्रेरित करना है, ताकि जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तब आपको जवाब। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रश्न के लिए खड़े रहेंगे, पूछेंगे नहीं, सोचेंगे वो पूछेगा तो उनके मन में प्रश्न होता है लेकिन बच्चे पूछते नहीं, सोचेंगे अगर कोई और पूछ लेगा तो हमें उत्तर मिल जाएगा, क्या करना पूछ के। तो ऐसा करिए, जिज्ञासा प्रकट कीजिए और जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए बच्चों को, जिससे बच्चे जो है कक्षा में प्रश्न पूछे। मतलब पूछने के लिए बच्चों को क्या प्रेरित करना है, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे प्रश्न पूछेंगे उतना ज्यादा जो है उन बच्चों के लिए अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा, सभी लोग बताइए। अच्छा होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले ये बताइए आप लोग। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? मतलब ये जानना जरूरी कि सार्थक अधिगम किसके द्वारा घटित होता है। निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, या पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इनमें से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जो सार्थक अधिगम घटित होती है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया बताइए जिसमें सार्थक अधिगम जो आपकी घटित होती है। और जब हम घटित होने पता चलेगा तब तो हम ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन सा घटित होता है कौन सा नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए सभी लोग बताइए किसमें घटित होगा किसमें नहीं होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि मुख्य प्रक्रिया में सार्थक अधिगम अगर निर्देश संचालन में होगा, अन्वेषण पारस्परिक क्रिया में होगा, पुनरावृत्ति अभ्यास में होगा, लेकिन कंठस्थीकरण एवं स्मरण नहीं होगा, क्योंकि कंठस्थीकरण पेडागोजी में नेगेटिव होता है। तो ये सार्थक अधिगम को अगर हम बोले कि सभी बच्चे याद कर लीजिए, तो याद करना ये क्या है, ये कंठस्थीकरण जो है ये सार्थक अधिगम का नहीं होगा। तो सार्थक अधिगम इसमें घटित नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें इन तीनों में सार्थक अधिगम घटित होगा, लेकिन थर्ड में नहीं घटित होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब अगला हमारा स्तंभ वाला आ गया। स्तंभ में दिया गया है, देखते हैं स्तंभ में क्या दिया गया है। स्तंभ देखिए, स्तंभ में कह रहा है निम्नलिखित में से स्तंभ का बच्चों को और स्तंभ का उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान प्रस्तुत करना। इसमें प्रतिभाशाली में बच्चे क्या क्या होंगे और नीचे आपके ऑप्शन दिए गए। ठीक है, नीचे 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन हैं और इन ऑप्शनों को देखकर हमें आंसर बताना कि कौन कौन सा क्या सही होने वाला है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए देखिएगा, पहले दिया गया प्रतिभाशाली। देखिए साथियों, जब प्रतिभाशाली का जिक्र होता है तो आप सभी लोग जानते हैं प्रतिभाशाली में क्या होता है। सीखता एवं स्वतंत्र अति सक्रियता के रूप में सीखने की योग्यता होती है। अधिगम असक्तता को हम क्या करेंगे, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, क्योंकि असक्तता क्या हमें डिनोट कर रहा है, असक्तता में कमी को डिनोट कर रहा है। फिर सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी होती है, तो कहीं ना कहीं सृजनात्मक क्रिएटिविटी ये मूल समाधान के बारे में सोच करता है, क्योंकि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मतलब सोच। अवधान कमी व्यतिक्रम हो रहा है, तो अवधान में कमी मतलब आसानी से विचलित होने की आदत, कमी मतलब विचलित होना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए कौन सा। प्रतिभाशाली मतलब सीखता एवं स्वतंत्र अक्रिय रूप में सीखने की योग्यता, पहला इसको कर लीजिए। इसके बाद अधिगम असक्तता जो होती है वह धारा प्रवाह में कमी हो जाएगी। इसके बाद है सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी होती है, मूल समाधान सोच के बारे में सोच कर रहा है, तो सोच रहा है, अगर सोच रहा है तो क्रिएटिविटी कर रहा है, सृजनात्मक है। ठीक है ना, क्रिएटिविटी है। और ध्यान में कमी अगर व्यतिक्रम हो रहा है, जिसे एडीएचडी बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये विचलित हो रहा है, तो ये विचलन कहा जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। और इस प्रकार के सी टेट में एक प्रश्न पूछा ही जाता है।
तो इस प्रकार के स्तंभ कॉलम वाले आएंगे तो आप सभी लोगों को समझ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और इस पेपर का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से क्या सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं बच्चे, सभी लोग बताइए। वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, वे पाठ्य पुस्तक दिए गए तथ्यों को याद करते। तो याद करना, नकल करना, ये दोनों निगेटिव हो गए, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बताइए क्या होगा, ये जब ये दोनों नहीं हो सकते हैं तो कौन होगा, सभी लोग बताइए, अच्छे तरीके से बताइए। सभी लोग बताइए, लास्ट है इसलिए बताइएगा। तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, बच्चे प्रभावी रूप से विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगर बच्चा खुद वहां पे भाग लेगा, बच्चा खुद अपनी प्रतिक्रिया देगा, क्रिया करेगा, तो बच्चा बेहतर सीखता है। इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। आपके सीडीपी के बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के हमने प्रश्न सॉल्व किया। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि हर एक पेपर हम सॉल्व करेंगे, जल्दी आपकी प्रैक्टिस सेट लाने में, ताकि आप सभी लोग बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएं, बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएं। तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप इसी तरह लगे रहें, तैयारी जारी रखें और अक्सर हमेशा याद रखिएगा, आपने सुना होगा एक चीज है कि ये तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है। तालाब जो होता है, आपने देखा भी होगा, तालाब जो होता है वह सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फिर भी लोग कुएं का ही पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। तो मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। तो मेरी आग्रह हाथ जोड़कर है, तो तालाब ना बने, कुआं ही बने, सीमित रहें, लेकिन आपके बातों में, आपके सोच में गहराई होनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व में गहराई होनी चाहिए और आपके विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। मैं जयसवाल सर, मिलता हूँ आपके अगले पेपर में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।